नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखन है उसकी जो परंपरा है उसके विषय में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। साथ ही मैंने संकेत वर्क किया था कि जो हमारी आज की वीडियो रहेगी इसमें हम हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें जो राजाश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित साहित्य लिखा गया उसको हम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से उसे आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसकी जो परिस्थितियां हैं, उस युगीन तदयुगीन जो परिस्थितियां हैं और उस युग में जो राजाश्रित साहित्य लिखा गया जिसे हम रासो काव्यों के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करने से पूर्व आपको तत्कालीन युग की परिस्थितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो साहित्य है वो साहित्य समाज का दर्पण होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात समाज में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी समाज में जिस काल विशेष में घटित हो रहा है वो किसी न किसी रूप में साहित्य में लिखा जा रहा है। तो किसी भी समाज को जानने के लिए, किसी भी युग के विषय में जानने के लिए, उस समय की परिस्थितियों को समझने के लिए हम उस युग के साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो आदिकालीन युग की जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको हम अलग अलग तरीके से हम उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। आदिकाल जो है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की थी उसकी चर्चा हम राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत करेंगे। जैसा आपको विदित है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो प्रारंभ है वो विक्रमी संवत 1050 से रामचंद्र शुक्ल ने माना है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू होता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1000 ईस्वी के आसपास का जो काल है उस समय भारत पे मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दो मुस्लिम आक्रांता, इन्होंने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया और निसंदेह ये जो युग है, जो आदिकाल है, ये युद्ध और संघर्ष का काल रहा। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें, जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने लगभग 17 बार हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों को खंडित किया, यहाँ की संपत्ति को लूटकर अपने साथ ले गया। उसके साथ ही उसके बाद जो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया उसके और पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे उनके बीच तराइन का युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में पहला। उसमें हालांकि मोहम्मद गौरी की हार हुई, किंतु तराइन के दूसरे युद्ध में जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। कुल मिलाकर देखें तो आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से युद्ध और संघर्ष का काल रहा है। जो यहाँ के हिंदू राजा थे, भारत के जो हिंदू राजा थे, उनके युद्ध मुस्लिम आक्रांताओं से हुए और राजनीतिक दृष्टि से यो काल युद्ध और अशांति का काल हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम आते हैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों के ऊपर। धर्म, आपको पता है कि आदिकाल में धर्माश्रित साहित्य को लेकर एक अलग काव्य धारा चली है जिसमें बौद्ध, नाथ, जैन साहित्य का हम अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी विभिन्न पंथों, विभिन्न मतों का आगमन भारत में हो चुका था। हिंदू धर्म कई आगे संप्रदायों में विभक्त हो चुका था, वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि। उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी पैर पसार रहा था। आपको पता होना चाहिए जो सिद्ध साहित्य है वो पूरा बौद्ध धर्म को लेकर लिखा गया है। उसके बाद जो जैन धर्म है वो भी भारत में अपने पैर पसार रहा था। तो धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो आदिकाल में विभिन्न धर्मों, विभिन्न मतों का उदय हो रहा था जो भोली भारी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रयासरत तद्युगीन काल में थे। उसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों की। तो सांस्कृतिक परिस्थिति, जैसा आपको पता है कि जब दो विभिन्न संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो उससे एक समन्वित संस्कृति, एक कंपोजिट कल्चर का निर्माण होता है। ये दो संस्कृतियां कौन सी थी? एक और मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे, दूसरी ओर जो भारतीय संस्कृति थी, उनका आपस में जो समन्वय हुआ उससे एक अलग प्रकार की एक नई संस्कृति का उद्भव भारत में हुआ। भारत के जो जितने भी रीति रिवाज, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव, लोकाचार, इन सब पे मुस्लिम संस्कृति का रंग धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका था। कला, स्थापत्य इत्यादि, संगीत, सभी जगह हम मुस्लिम संस्कृति की छाप इस काल में देख सकते हैं। तो कुल मिला के सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखें तो आदिकाल में एक हिंदू मुस्लिम एक समन्वित संस्कृति का प्रसार होना शुरू हो चुका था।
उसके बाद हम आते हैं सामाजिक परिस्थिति की ओर। आदिकाल का जो समाज था वो जाहिर तौर से बहुत विशृंखल था, जात पात समाज में बहुत फैला हुआ था। इसके अलावा ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब कुरीतियां जो सदियों से चली आ रही थी, इसका युवा काल भी इन कुरीतियों से अछूता नहीं है। इसके साथ साथ समाज में अगर नारी की दृष्टि की बात करें तो नारी की हालत बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। नारी के लिए छोटी छोटी बात पे छोटे छोटे नारी के ऊपर ही, मतलब जितना भी हम कह सकते हैं कि जितना भी संघर्षरत राजा उस समय के थे वो नारी को लेकर ही थे। एक किसी कवि की पंक्ति है कि जाकी बेटी सुंदर देखी ता घर जाई धरी तलवार। जिसकी भी आपको पुत्री बेटी सुंदर दिखती है उसी घर पे आप जाके धावा बोल देते थे। ये उस युगीन की मैं परिस्थितियों की बात कर रही हूँ कि स्त्री को लेकर राजा आपस में युद्ध करते थे और जो राजा जीत जाता था वो उस स्त्री का हरण बलात् कर लेता था। तो सामाजिक परिस्थितियों की ओर देखें तो समाज इस युग का बहुत अधिक अच्छे हालात में नहीं था, बहुत पतन की ओर समाज जा रहा था। उसके अलावा हम आप बात करते हैं इस युग की साहित्यिक परिस्थितियों की। जो साहित्यिक परिस्थितियां थी, इस युग में 3 प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। एक और तो संस्कृत साहित्य की अवाध परंपरा चली थी जिसमें मम्मट, आनंदवर्धन, कुंवर भोज, आपका आचार्य विश्वनाथ इत्यादि संस्कृत के प्रकांड आचार्य संस्कृत साहित्य की रचना कर रहे थे। तो दूसरी ओर अपभ्रंश में सिद्धनाथ जैन अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना कर रहे थे। उसके अलावा हिंदी में भी साहित्य रचना शुरू हो चुकी थी। तो कुल मिला के आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो उस का समाज था, यही आदिकाल के साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। तो आदिकाल के साहित्य को समझने के लिए हमें आदिकाल की परिस्थितियों का समुचित अवलोकन करना आवश्यक है। इसके उपरांत हम आते हैं आदिकाल में जो राजाश्रित काव्य धारा चली। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, राजाश्रित का अर्थ है जो राजा के आश्रय में जो साहित्य लिखा गया। इस युग के जितना भी जो साहित्य राजाश्रित साहित्य वो राज दरबारों में लिखा गया। जो राजाश्रित कवि है वो उन्हें राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे और उस राजा का, अपने आश्रयदाता राजा का गुणगान यशोगान करना ही उनका मकसद होता था और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी। वो चाहे उसे हम चाहे पृथ्वीराज चौहान का जो चंद्रवरदाई हो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, चाहे विसलदेव रासो हो जिसके रचयिता नरपति नाल है। इस तरह की कृतियां राजाश्रित साहित्य के अंतर्गत ली जा सकती है। तो इसके ऊपर आपको अलग से भी प्रश्न बनता है कि आदिकाल का जो रासो काव्य है उसके ऊपर विस्तार से वर्णन करें। तो जो रासो साहित्य आदिकाल में लिखा गया वो राजाश्रित साहित्य के अंतर्गत हम उसे लेते हैं। राजाश्रित साहित्य के अंतर्गत जो राजाश्रय में कवि रहते थे, राजदरबारों में बैठ के जो काव्य रचना करते थे, उन्होंने रासो काव्य की रचना की है। इसे रासो क्यों कहा गया है, इसके विषय पे आपको आना जरूरी है। रासो काव्य में रासो का क्या अर्थ है? कुछ विभिन्न विद्वानों ने रासो के अलग अलग अर्थ दी है। कुछ सबसे पहले जो गारसादातासी है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा, उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति पे विचार किया है। उनका कहना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। उनका कहना है कि जो रासो काव्य है उनमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, इसलिए रासो का अर्थ राजसूय है। जबकि दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास से हुई है। रास का अर्थ कुछ विद्वानों ने युद्ध माना है। उनका कहना है कि जो रासो काव्य है उनमें युद्धों की प्रचुरता है, इसलिए इन काव्यों को रासो कहा गया। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। रासक जो एक छंद है, उनका मानना है कि जो रासो काव्य है उनमें रासक छंद की प्रचुरता है, इसलिए इन काव्य कृतियों को रासो काव्य कहा गया है। अब प्रमुख रासो काव्य कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं रासो काव्य पे। जो सबसे पहले चर्चित नाम है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो रचनाकार है वो चंद्रवरदाई हैं। आपको पता होना चाहिए, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के युद्ध लड़े। तो जो चंद्रवरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके अभिन्न सखा भी थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है। जो पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। जहां तक प्रामाणिकता की बात करें
तो कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे काल्पनिक मानते हैं, कुछ इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि पृथ्वीराज रासो है वो ना तो पूरी तरह से ऐतिहासिक है, ना पूरी तरह से कल्पना पे आधारित है, इसे हम अर्ध प्रमाणिक मान सकते हैं। इसके बाद हम अगले रासो काव्य की ओर आते हैं, तो वो है आपका खुमान रासो। खुमान रासो की रचना दलपति विजय नामक कवि ने की है, जिसमें मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय की वीरता का वर्णन उन्होंने लगभग 5000 छंद में किया है। उसके बाद जो अगला रासो काव्य है वो है परमाल रासो, जिसके रचयिता जगनिक हैं। जगनिक चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। परमर्दी देव परमाल रासो के नायक है। तो ये परमाल रासो है, इसमें दो जो परमर्दी देव के जो सेनापति थे आला और उदल, उनकी वीरता का उल्लेख भी परमाल रासो में हुआ है। आला और उदल की वीरता, उनकी लड़ाइयों का वर्णन, उनके युद्धों का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत किया गया है। परमाल रासो का दूसरा जो शीर्षक है उसे हम आलाखंड भी कहते हैं। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम परमाल रासो को आलाखंड नाम से प्रकाशित किया था। आला एक लोकगीत भी है, जिसे आज भी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में घर घर में गाया जाता है। आला एक छंद भी है, जिसमें जो क्षत्रिय सामंत थे परमर्दी देव के, आला और उदल, उनकी वीरता का गुणगान इसमें किया गया है। उसके बाद जो अगला रासो काव्य है वो है विसलदेव रासो। विसलदेव रासो की रचनाकार हैं नरपति नाल। विसलदेव रासो एक वीरगाथात्मक कृति न होकर एक विरह इसमें वियोगात्मक कृति है। ये इसमें जो विसलदेव है, उनकी जो रानी है राजमती, उनके प्रेम का वर्णन है, इसलिए यह कृति वीरगाथात्मक न होकर पूरी तरह से श्रृंगारिक है। इन्हीं रासो काव्य के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है, और यहीं पे वे आलोचना के शिकार भी हुए कि सभी जो रासो काव्य है उनमें वीरता का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए विसलदेव रासो इसका अपवाद है, जो एक वीरगाथात्मक कृति न होकर एक श्रृंगारिक रचना है। इस प्रकार जो रासो काव्य है, इसके ऊपर आपको अलग से प्रश्न भी बनता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम राजाश्रित साहित्य का अध्ययन करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। इसके ऊपर जरूर प्रश्न बनता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम राजाश्रित साहित्य की विशेषताएं भी कह सकते हैं और आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो जब हमने ये अध्ययन किया आदिकाल की परिस्थितियों का, आदिकाल का जो राजाश्रित साहित्य है, उसका अध्ययन करने के बाद आसानी से हम आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं नंबर 1। जो आदिकालीन जो साहित्य है, इसका जो पहला पॉइंट है, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इस काल में आश्रयदाताओं की स्तुति हुई है। तो पहला शीर्षक क्या बनता है? आश्रयदाताओं की स्तुति। जैसे मैंने कहा कि जो भी आदिकालीन जो साहित्य है वो राजदरबारों में लिखा गया, राजाश्रित साहित्य पूरा राजदरबारों में लिखा गया। तो जो राजकवि होते थे उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा इन काव्यों में की है। इसको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अपने पद और प्रतिष्ठा, अपने वेतन के लिए वो राजाओं के ऊपर निर्भर थे, इसलिए उन्हें राजाओं की प्रशंसा करना बहुत आवश्यक थे। वो इसलिए इन कवियों को चारण कवि भी कहा गया है। चारण कवि वो होते हैं जो किसी की स्तुति में स्तुति गान किसी का करते हैं। तो इसलिए जैसे उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन सभी महाकाव्यों में आश्रयदाताओं की स्तुति इनके कवियों ने की है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। इनको हम पूरी तरह से ऐतिहासिक रचनाएं नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए मैंने पीछे आपको बता दिया कि जो पृथ्वीराज रासो से भी कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते, कुछ अप्रमाणिक मानते, कुछ ऐतिहासिक मानते, कुछ काल्पनिक मानते हैं। तो इसलिए इसमें ऐतिहासिकता का अभाव इन ग्रंथों में हमें मिलता है। ये भी इसकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें राजाओं को यशोगान करने के लिए उन राजाओं का युद्ध ऐसे ऐसे राजाओं से कवियों ने बता दिया है, उसका विवरण दिया है, जो राजा उन राजाओं के समकालीन थे भी नहीं। इसलिए हम इन्हें पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं मान सकते हैं। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास राष्ट्रीयता का अभाव। जो आदिकालीन जो साहित्य कवियों ने लिखा उसमें राष्ट्रीयता का पूरी तरह से अभाव है। जो राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। हिंदू राजा एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। इसके कारण क्या हुआ? मुस्लिम आक्रांताओं को भारत पे आक्रमण करने का अवसर मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस युग में राष्ट्रीयता का पूरी तरह से अभाव था।
अगला पॉइंट की बात करते हैं वो है काल्पनिकता। जैसे मैंने कहा कि हालांकि कथानक जो चरित्र है, जो कथानक है वो ऐतिहासिक है, लेकिन फिर भी कवियों ने इसमें अपनी काल्पनिकता का प्रयोग किया है। साहित्य ऐतिहासिकता का मोहताज नहीं होता है। साहित्यकार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इतिहास को एज इट इज फॉलो करे, वो उसमें अपनी कल्पना का प्रयोग प्रचुर मात्रा में कर सकता है। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें भी कवियों ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया है। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें वीर और श्रृंगार रस का समन्वय है। आदिकालीन जो साहित्य उसमें वीरता और श्रृंगार रस का समन्वय है। श्रृंगारिक रचना मैंने आपको बताया विशलदेव रासो पूरी तरह से श्रृंगारिक रचना है, और वीर रस क्योंकि युद्धों का वर्णन है इसलिए वीर रस का होना आवश्यक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है, अगर इसका शिल्प पक्ष देखें तो वो भाषा की अगर बात करें तो वो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण को डिंगल कहा जाता था और अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण को पिंगल भाषा कहा जाता था। तो आदिकालीन जो साहित्य में जो कवियों ने डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है, विभिन्न रसों का प्रयोग हुआ है। हालांकि प्रधान रस वीर और श्रृंगारी है, लेकिन उसके अलावा अन्य रसों का भी इस काल में प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा विषय जिसमें हमने पढ़ा आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो परिस्थितियां थी, उसके बाद जो राजाश्रय साहित्य के अंतर्गत रासो काव्य लिखे गए, उसके बाद आदिकालीन हिंदी साहित्य की क्या क्या विशेषता रही, इस सब की बात हमने आज की। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।